हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज 10वीं क्लास के छात्र के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आज से रेगुलर आप लोगों को एक्सरसाइज के सम्स और उनके अलावा जब भी नए चैप्टर पढ़ाएंगे तो उनका इंट्रोडक्शन आप लोगों को कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी, जिसका वीडियो डेली 10 बजे सुबह में आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5.1 एक्सरसाइज। 5.1 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनके स्टेटमेंट को बड़ा गौर से पढ़ना है और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अब अगर पहले हेडलाइन इनका ये देखा जाए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इसको अगर हम हिंदी में समझें तो इसका अर्थ ये हुआ कि नीचे जो भी सिचुएशंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपको क्या करना है, लिस्ट ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करना है। लिस्ट ऑफ नंबर्स का मतलब हो गया आपको प्रोग्रेशन, पैटर्न, और फिर बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा या नहीं। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है तो कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, ये बताना है। तो सबसे पहले इनको समझने के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझना जरूरी है। अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट जो है हमारा प्रोग्रेशन का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि एवरी 2 consecutive numbers of a pattern have equal difference between them। मतलब अगर किसी भी दो, अगर हम लेते हैं, सपोज कीजिए कि 2, 6, 10, 14 ये हमारा एक एपी है, तो इसका मेन क्या होता है कि दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है सभी पॉइंट पे इक्वल होता है, तभी ये एपी होता है। तो कहने का मतलब है कि इसका मेन कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता ये है कि इसका डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस, सिमिलरली ऐसे ही आगे सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन दोनों का डिफरेंस का मतलब हुआ कि दिस इज A1 एंड दिस इज A2। A2 माइनस A1 शुड ऑलवेज बी इक्वल टू A3 माइनस A2। दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू A4 माइनस A3। अगर इसको फॉलो करता है कोई भी हमारा प्रोग्रेशन या पैटर्न, तो हम समझते हैं कि वो एपी में है या फिर एपी फॉर्म करता है। तो एपी फॉर्म करता है या नहीं, इसके लिए केवल हमको इसी को चेक करना होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि आप लिस्ट, does the list of numbers
इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कह रहा है कि नीचे जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसमें जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। अगर बनाएगा तो क्यों बनाएगा? तो सिंपल सी बात, अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तब तो वो एपी बनाएगा, अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो एपी नहीं बनाएगा। दैट मीन्स यहाँ क्लियर है कि हर स्टेटमेंट में हमको केवल ये देखना है कि डी की वैल्यू सेम रहता है या नहीं। जैसा ये, अगर हर टर्म के बीच का डिफरेंस, हर दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस इक्वल होगा तो समझेंगे कि वो एपी बनाता है। तुमको यही चेक करना है कि इस कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। सिंपली इसका क्या मतलब हुआ हम ये जानते हैं। इसका सिंपली मीन्स है अकॉर्डिंग टू टैक्सी फेयर रूल everyone have to pay ₹15 for first kilometer. Everyone have to pay ₹15 for the first kilometer. इसका मतलब हुआ कि जितने भी आदमी ट्रैवल करेंगे सबको पहले किलोमीटर के लिए ₹15 पे करने ही पड़ेंगे। अब सवाल है कि आप कहेंगे इसमें टर्म्स कहाँ बनेगा? तो टर्म्स ऐसे बनेगा कि मान लीजिए हम लोग 4 आदमी हैं और 4 आदमी को जाना है, सबको अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करना है। किसी को 10 किलोमीटर करना है, किसी को 5 किलोमीटर करना है, किसी को 4 किलोमीटर करना है, किसी को 3 किलोमीटर करना है। सिंपल सी बात है, 4 आदमी हैं तो 4 आदमी है तो 4 टर्म हो गया। अगर 10 आदमी ट्रैवल करेगा तो 10 टर्म हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि एक आदमी 1 किलोमीटर जाता है, जबकि दूसरा आदमी 2 किलोमीटर जाता है, फिर तीसरा आदमी 3 किलोमीटर जाता है और चौथा आदमी 4 किलोमीटर जाता है, पांचवा आदमी 5 किलोमीटर जाएगा। ये हमारा टर्म्स बनेगा। अब हमको क्या देखना है कि 1 किलोमीटर जो आदमी गया उसको क्या पे करना पड़ा, 2 किलोमीटर जो गया उसको क्या पे करना पड़ा, और जो पे करना पड़ा वही हमारा प्रोग्रेशन है, वही हमारा क्या है, पैटर्न है। ये तो मैंने किलोमीटर आपको समझाने के लिए लिखा। बाकी जो हमारा पैटर्न निकलेगा वो इसी हिसाब से निकलेगा। मान लीजिए एक आदमी 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर गया तो उसको केवल ₹15 पे करना पड़ा, जबकि दूसरा आदमी जो है 2 किलोमीटर गया वो कितना पे करेगा। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ है, ये है कि एवरीवन हैज टू पे ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए हर किसी को ₹15 ही पे करना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, ये हो या ये हो या ये हो या ये हो। कितना डिस्टेंस गया इससे मतलब नहीं है, लेकिन हर आदमी को ₹15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए पे करना पड़ता है। अगर ये आदमी 2 किलोमीटर गया तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए ये ₹15 पे करेगा, जबकि बाकी क्या कहा, ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। बाकी जितना जा रहा है फर्स्ट किलोमीटर को छोड़ के बाकी जितना जा रहा है उसका चार्ज है ₹8 पर किलोमीटर। एडिशनल किलोमीटर का मतलब यही है, फर्स्ट किलोमीटर को छोड़ के, 1 किलोमीटर को छोड़ के बाकी जो बच गया उसी को एडिशनल कह गया। तो बाकी क्या बच गया, 1 किलोमीटर के लिए तो ₹15 फिक्स है, वो सबको देना है। एक्स्ट्रा ये कितना गया तो 1 किलोमीटर गया,
अब वो एक्स्ट्रा उसको कितना 1 किलोमीटर के लिए पे करना पड़ेगा, ₹8। तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, 15 प्लस ₹8, दैट इज 23। अब सोचिए कि जो 3 किलोमीटर गया उसको भी फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 पे करना है, बाकी जो 2 किलोमीटर रह जाएगा उसकी पेमेंट हो जाएगी 8 टू 16 दैट मीन्स 16 और 15 कितना हो गया, 31। अगर अब जो 4 किलोमीटर गया उसको क्या पे करना पड़ेगा, तो उसको भी फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 देने ही हैं। बाकी जो 3 किलोमीटर बच गया उसका रेट होगा ₹8 पर किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर का 8 3 जा 24 और 1 किलोमीटर जो है फिक्स वो है 15। तो 24 और 15 कितना हो गया, 39। तो अब आप देखिए इस तरीके से हमने अभी 1 2 3 4 5 आदमी का डाटा रखा। हो सकता है इस हिसाब से 25 आदमी हो, 30 आदमी हो, तो इसी हिसाब से ये बढ़ेगा। अब हमको ये डिसाइड करना है कि ये हमारा एपी फॉर्म करता है कि नहीं, और एपी फॉर्म करता है कि नहीं ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, सक्सेसिव टर्म और प्रीवियस टर्म दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए हर स्टेप में। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया 8, इसका डिफरेंस कितना हो गया 8, इसका डिफरेंस कितना हो गया 8। आप क्या देख रहे हैं, एवरी 2 टर्म्स हैव सेम डिफरेंसेस। तो हम यह कह सकते हैं कि ये एपी फॉर्म करता है। मेरे ख्याल से ये अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। किसी सिलेंडर में एयर है, मान लीजिए कि हम लोग जो रसोई में यूज करते हैं सिलेंडर उसमें 14 लीटर आती है, ठीक है। सपोज कीजिए कि 20 लीटर का सिलेंडर है हमारे पास। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, सपोज कीजिए कि 20 लीटर हमारे पास है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, ये एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर का क्या मतलब हुआ, सिलेंडर में जो एयर बच रहा है, ठीक है, सिलेंडर में जो एयर बच रहा है उसका 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट अ टाइम। हर बार जितना बच रहा है उसका 1/4 क्या हो रहा है, खाली किया जा रहा है, रिमूव हो रहा है पंप के द्वारा। ये क्वेश्चन है। अब इसमें सोचने वाली बात है कि ये अगर एयर रिमेनिंग नहीं लिखा होता तो आप लोग खुद भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए 20 लीटर है, पहली बार जब पंप मारा तो उसका 1/4 जो है खाली हो गया, दैट मीन्स 5 लीटर खाली हो गया। बच कितना जाएगा, 15 लीटर। क्लियर है। अगर 20 लीटर है और 1/4 खाली हो रहा है तो 5 लीटर खाली हो रहा है, दैट मीन्स बचेगा 15 लीटर। ये एक बार पंप मारा तो, जैसे अभी आपको उस क्वेश्चन में समझाया था, जितनी बार हम पंप करेंगे वो हमारा टर्म्स बनता जाएगा एपी का। अगर एक बार पंप किए तो उसके बाद क्या बचा, 15 लीटर बचा। अगर दूसरी बार पंप करेंगे तो दूसरी बार पंप में ही 1/4 ही खाली हो रहा है, तो फिर 5 लीटर ही खाली होता, तो फिर 10 बचता। सपोज कीजिए 15 हो गया, फिर 10 बचेगा। फिर तीसरी बार में क्या होता, 5 लीटर खाली होता। तो अब क्या होगा, हर बार अगर 5 ही लीटर खाली होता
तो तब वो डिफरेंस जो है वो 5 का ही सब में होता। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं, ये एयर रिमेनिंग लिख दिया है। एयर रिमेनिंग का मतलब हुआ कि एक बार जब आपने पंप मारा तो तब जो पंप मारने के बाद जो बच गया फिर उस पे पंप लगेगा और फिर उसका 1/4 खाली होगा। अब आप सिंपली इसको एज ए कैलकुलेशन समझिए। मान लीजिए हम आपको बताते हैं कि 100 लीटर उसमें क्या है, एयर है। सीधी सी बात। अब 100 लीटर एयर है, अब क्या करता है 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग। अभी तो फिलहाल यही है, रिमेनिंग की बात नहीं है। अगर 1/4 इसका जो है रिमूव करते हैं तो 1/4 रिमूव करने का मतलब क्या हो गया, 1/4 ऑफ 100, दैट इज 100 का 1/4 कितना होगा, 100 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, सिंपल सी बात है, 25 लीटर। तो 25 लीटर, पहले इसमें 100 लीटर था, अब 25 लीटर निकल गया इससे, बच कितना गया, 75 लीटर बच गया। अब जो पंप मारेगा तो ये 100 लीटर पर खाली नहीं होगा, खाली किस पर होगा, इस पे होगा, 75 पे होगा, क्योंकि एयर रिमेनिंग जितना बच गया, जब 100 लीटर था और एक पंप मारा था तो 75 लीटर बच गया था। अब जो बच गया उसका 1/4 है, दैट मीन्स 1/4 ऑफ 75। अब ये पंपिंग हुई है तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4 1 जा 4, 3 35, 4 8 जा 32, 3 4 7 जा 28, इतना लीटर जो हुआ ये खाली हुआ, 1/4 खाली हो रहा है जो बच रहा है उसका। तो अब अगर इतना खाली हो गया तो बच कितना गया, 75 था, उसमें इतना खाली हुआ। सिंपल सी बात है, 75 में से आप इसको माइनस कीजिए, 18.750, तो सिंपली कितना हुआ, 56.250। अब जो बचा, थर्ड टाइम जब पंप मारते हैं तो इनका 1/4 खाली होता है, तो फिर 1/4 निकालना है किसका, इनका, और फिर जो होगा उसको क्या करेंगे, क्योंकि वो तो रिमूव हुआ है इसीलिए इसमें से फिर उसको माइनस करेंगे और जो आएगा वो लिखा जाएगा। अब आप सिंपली देख सकते हैं, यहीं पर हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके बीच का डिफरेंस 75, इसके बीच का डिफरेंस, इज इट 75? नो, it is not 75. So difference between D1 and D2 are not same, इसलिए ये हमारा AP फॉर नहीं करता है। आपका 3 स्टेप में ही क्लियर हो गया और बढ़ने के लिए हम आगे भी बढ़ सकते थे। हमने ये 100 लीटर का एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि आप लोगों के समझ में ठीक से आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, इनके थर्ड पार्ट पे, नॉट क्वेश्चन, सॉरी। थर्ड पार्ट में है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। आप इसको देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका ये टैक्सी से मिलता जुलता है, सेम लगभग टैक्सी वाला ही। इसमें भी हमारा
₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर फीस था, और इसमें भी क्या है कि 150 कॉस्ट जो है फर्स्ट मीटर के लिए फिक्स है, और फिर ₹50 ईच सब्सिक्वेंट मीटर के लिए लग रहा है, जैसा कि उसमें समझाया था कि अगर मान लीजिए कि 10 मीटर हम डीप किए हैं तो फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट हो गया 150, और बाकी जो 9 मीटर किए हैं उसके लिए 9 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिए 450, और फाइनली 600 कॉस्ट पड़ेगा अगर 10 मीटर हम डीप करते हैं। तो ये चीज़ तो मैंने पहले ही समझा दिया था, और ठीक वही क्वेश्चन ये भी है। तो इस तरीके से इनको आप लोग खुद भी कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होगा बाय चांस या समझ में नहीं आएगा तो ऐसी स्थिति में आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर दोबारा अटेम्प्ट करवा दूँगा। चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ में है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब गौर कीजिए, यहां लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ये इंटरेस्ट दो तरह का होता है, एक होता है SI जिसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा होता है CI जिसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जब भी या कोई लैंड करता है मनी या बोरो करता है तो दो ही तरह का इंटरेस्ट उस पर लगता है, एक SI एक CI। हमारा यहाँ चर्चा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और मुझे लगता है कि SI तो मैक्सिमम बच्चों को SI के बारे में पता होगा ही, और फिर भी अगर मैं रिमाइंड करवाऊं तो एक सेंटेंस में, एक स्टेटमेंट में जान लीजिए कि SI इक्वल्स टू होता है सिंपली PRT/100, जहाँ P क्या है प्रिंसिपल है, R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और T क्या है टाइम है। सिंपल, इस पे सब के बीच में मल्टीप्लाई होता है, और अगर प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम तीनों का न्यूमेरिकल वैल्यू रख दें यहाँ पे और इसको कैलकुलेट कर ले तो ऐसा ही आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं CI पे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये समझिए आप लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट समझना बहुत इजी है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट अपॉन अमाउंट। इंटरेस्ट अपॉन अमाउंट, अमाउंट पर जो इंटरेस्ट लगता है तो वो हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल पर, केवल प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट लगता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल पर जो, अगर केवल प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट लगता है, प्रिंसिपल उस अमाउंट को कहते हैं जो हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं। तो जितना पैसा हम किसी से उधार लेते हैं या जितना पैसा किसी को उधार देते हैं, अगर इंटरेस्ट उस पर लगता तो उसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन अगर किसी से मान लीजिए हमने उधार लिया और सपोज कीजिए कि उसको चुकाने का समय आ गया,
किसी से अगर हमने 500 रुपये उधार लिया और चुकाने के समय में सपोज कीजिए कि उसको हमने 300 रुपये और इंटरेस्ट दिया और 800 रुपये चुकाया, ₹800 चुका दिया, और फिर हमको अगर अब अगर इस 800 पर भी इंटरेस्ट हमें देना पड़े तो उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब होता यही है, अब आप 2 मिनट के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, मैं इसको क्लियर करता हूं। सपोज कीजिए कि किसी से हमने 1000 रुपये उधार लिया, उन्होंने कहा कि भैया आपको रेट लगेगा 10% पर एनम, हर साल, एक साल पर एनम 10% पर एनम, और हमको जरूरत थी सपोज कीजिए कि 3 साल के लिए, टाइम हो गया 3 इयर्स। अब इसी क्वेश्चन को हम ये देखना चाहते हैं कि एसआई पर कैसे होता है और सीआई कैसे निकलता है। अगर हम 3 साल के लिए किसी से 10% के रेट पर एनम के रेट पर 1000 रुपये उधार लेते हैं तो सिंपल देखिए आप, एसआई क्या होता है, एसआई होता है पी आर और टी अपॉन 100, 300। अब अगर उसको पैसे चुकाने का टाइम आएगा 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद 1000 तो है ही, और ये हो गया उसका इंटरेस्ट। दैट मीन्स उनको जो हम पे करेंगे, उनका जो पैसा है वो तो देना ही पड़ेगा। अब उसका इंटरेस्ट कितना आया, 300 आया, तो अब जो अमाउंट हम चुकाएंगे वो क्या हो जाएगा, 1300। ये कह रहा है हमारा एसआई। अगर सिंपल इंटरेस्ट पर 1000 रुपये किसी से 10% के रेट पर 3 साल के लिए लेते हैं तो उनको 3 साल के बाद इतना अमाउंट हम उसको पे करेंगे। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये जो आप अमाउंट देखते हैं, अब आप सोचिए कि 3 साल में ये 300 रुपये इंटरेस्ट पे किया, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर करेंगे तो कितना करेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सेपरेटली इंटरेस्ट चलता है। सेपरेटली चलने का मतलब हो गया कि पहले साल का अलग कैलकुलेट किया जाता है, और पहले साल का जो हमारा अमाउंट होता है उस अमाउंट पर दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट चलता है। कहने का मतलब है कि अब देखिए आप, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इसमें फर्स्ट ईयर के लिए उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये हम लिखे हैं, एक साल के लिए ले रहे हैं तो 1 लिखे, क्लियर है, ये खत्म। 100 रुपये पहले साल के लिए, पहले साल में जो उसको इंटरेस्ट लगेगा, पहले साल में जो उसको इंटरेस्ट लगेगा वो 100 रुपये लगेगा। दैट मीन्स अगर एक ही साल में हम उसको चुका देते तो उनको देना पड़ता कितना, मुझे 11। लेकिन हम तो लिए हैं 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए हैं
तो अब जो दूसरा साल उसका स्टार्ट होगा, दूसरा साल जो उसका स्टार्ट होगा, तो दूसरा साल का उसका इंटरेस्ट जो होगा वो हो जाएगा क्या, 1100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1। अब गौर कीजिएगा दोनों में क्या डिफरेंस हुआ। पहले साल में जितना अमाउंट लिए, जितना प्रिंसिपल था जो हमने उधार लिया था उस पर इंटरेस्ट लगा, जबकि दूसरा साल जब स्टार्ट हुआ तो इंटरेस्ट किस पर चलने लगा, उसका जो अमाउंट हुआ उस पर इंटरेस्ट चलने लगा। और ये इस तरीके से, अब गौर कीजिए 110, दूसरे साल में उसको 110 इंटरेस्ट लगा। अब अगर मान लीजिए कि वो 2 साल के बाद पे करता, तो अगर वो 2 साल के बाद पे कर दे तो उसको 1210 रुपये पे करना पड़ेगा। अब ये 1210 जो है, 1210 जो है, ये तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो होता क्या है, जैसे 3 साल के लिए हमने लिया किसी से कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो फर्स्ट ईयर के लिए यही प्रिंसिपल रहेगा, लेकिन सेकेंड ईयर के लिए जो इसका फर्स्ट ईयर का अमाउंट आएगा वो प्रिंसिपल बन जाएगा। और फिर जब थर्ड ईयर में हम आएंगे तो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, अमाउंट जो है हर साल के अंत में इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने के बाद वो फिर प्रिंसिपल बन जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इस तरीके से क्या होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। और फॉर्मूले के थ्रू अगर बात करें कि इसके लिए एक, जैसे इनके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला निकाल दिया है कि 3 साल के लिए है तो 3 साल यहाँ डायरेक्ट पुट कीजिए और आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, वैसे इनके लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला, ये हम आपको अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से क्लियर किए। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है अब वो बताते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला है A = P 1 + R/100 पावर T या फिर N। T और N दोनों सेम थिंग है, कोई T लिखता है कोई N लिखता है, ये टाइम को डिनोट करता है। अब क्या है, इसमें टाइम अगर 3 इयर्स है तो डायरेक्ट 3 पुट कीजिए, R रखिए, P रखिए, और आपको 3 साल का इंटरेस्ट, 3 साल का अमाउंट डायरेक्ट निकल जाएगा। उतना ही आएगा जितना ये पार्ट वाइज कीजिएगा, तब जितना आंसर आएगा उतना ही आंसर डायरेक्ट इससे 3 साल रखने पर आ जाएगा। इसीलिए फॉर्मूला ज़्यादा बेटर है। अब एक्चुअली होता क्या है, हमने आपको क्या कहा कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स अमाउंट पर लगता है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा फिक्स अमाउंट पर लगता है या प्रिंसिपल पर लगता है। फिक्स्ड अमाउंट को आप प्रिंसिपल भी कह सकते हो। ऐसा ही हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, जबकि CI जो है वो हमेशा अमाउंट जो चेंज होता रहता है हर ईयर के लास्ट में, उस अमाउंट पे लगता है। तो अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए इक्वल इंटरवल में, मतलब अगर सेम समय में, अगर टाइम हमारा सेम रहे, रेट हमारा सेम रहे और प्रिंसिपल सेम रहे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट की अपेक्षा। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब क्या हो रहा है, कुछ पैसा
कुछ पैसा क्या यहाँ क्लियर कह रहा है कि 10,000 है। अब इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। 10,000 है जिसको कि हर साल हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा करते हैं। पी हो गया आपको 10,000। 10,000 हर साल हम जमा करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जिसका रेट है कितना, 1% पर एनम। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जो हम पहले साल में जमा करेंगे वो यही जमा करेंगे 10,000। ये एक टर्म हो गया। अब अगर 2 साल के लिए जमा करते हैं तो 2 साल के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल है। 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8/100 पावर 2। अगर 1 ईयर रखोगे अगर 2 साल के लिए करते हैं अगर 1 साल के लिए करो तो कितना हो जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई 108/100 मीन्स 10800 10,800। अब ये क्या है, ये एक्चुअली स्टार्ट इसी से करते हैं, स्टार्ट इसी से करते हैं। अगर साल भर के बाद हम निकालेंगे उस अमाउंट को तो वो अमाउंट इतना हो जाएगा। अब अगर 2 साल के बाद इसको निकालें, गौर कीजिएगा, तो 2 साल के बाद ये क्या हो जाएगा, 108/100 2 बार। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो 108 इंटू 108 फिर बाद में 00। ये हो गया 116620, ये भी खत्म। तो फाइनली हो गया 4। अब गौर कीजिए, अब इससे ज़्यादा हम फिर आगे नहीं जाएंगे क्योंकि इसी में आपका क्लियर हो जाएगा। अगर ये तो हमने जमा किया और ये साल भर के बाद जब मैं निकालने जाता हूँ तो इतना पैसा निकल रहा है, जबकि 2 साल के बाद इतना पैसा निकल रहा है। तो क्या ये पैसा हमारा इक्वली इंक्रीज कर रहा है, यही देखना है। क्या इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम है, बिल्कुल नहीं। इसमें केवल 800 बढ़ा है, ये इसमें केवल 800 बढ़ा है, जबकि इसमें देखिए आप, इसमें 10800 4 6 ये 864 इसका डिफरेंस है 864, जबकि इसका है 800। तो हम कह सकते हैं कि डी हमारा कॉमन नहीं है, इसलिए ये भी एपी नहीं बनाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एपी नहीं बनाता, ये मुझे हमेशा याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स अमाउंट पर कभी इंटरेस्ट नहीं लगता है। क्लियर है? इंटरेस्ट जो लगता है वो हमेशा अमाउंट
चेंज होता रहता है और उस पर इंटरेस्ट लगता है, उसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी फॉर्म नहीं करता, जबकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एपी फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रिंसिपल फिक्स रहता है। 2 साल के लिए लो या 10 साल के लिए लो, आपको लगना है प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट। एसआई में ये रूल होता है। इसीलिए उनमें क्या होता है कि ये अमाउंट में फ्लक्चुएशन नहीं होता है ज़्यादा, जो भी होता है इक्वल होता है। लेकिन इसमें आपने देखा कि अमाउंट हमारा चेंज होता रहता है, हर स्टेप चेंज होता रहेगा और वो वैरी करेगा डिफरेंट तरीके से। तो मेरे ख्याल में आप सभी लोग ठीक से समझ गए होंगे। और अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे बताइए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे आप लोगों से कुछ न कुछ, फिर वही रिपीट करता हूँ, इंस्पिरेशन मिले। थैंक्स टू ऑल।